तो यार अभी तक आपने अपने सिस्टम को ऑलमोस्ट स्केलेबल करना सीख लिया है। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ यही सीखा था कि हम ये वेब टियर को किस तरह से स्केलेबल करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे सिस्टम में एक बॉटलनेक है। क्या है वो बॉटलनेक? डेटाबेस। अगर हमारे पूरे एप्लीकेशन में अगर हमने सब कुछ स्केलेबल कर लिया, लेकिन फिर भी यार अगर डेटाबेस पे अगर रीड राइट क्वेरीज जा रही हैं और वो स्लो रिटर्न कर रहा है, तो यार हमारा पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। इंफ्रा को अपग्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम में हमें वेब सर्वर के साथ साथ जो हमने ट्रैफिक मैनेज किया है उसके साथ साथ हमें अपने डीबी को भी स्केल करना पड़ता है। अगर डीबी प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स में स्केलेबल नहीं हुआ तो हमारे सिस्टम्स कभी भी हाईली स्केलेबल नहीं बन पाएंगे और फास्ट नहीं बन पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स में हम अपने डीबी को स्केलेबल बनाते हैं, कैसे उसे फास्ट बनाते हैं। ठीक है, तो करंट आर्किटेक्चर में अभी तक हमने ये समझा था कि अगर यूज़र कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो डायरेक्टली वो वेब सर्वर्स पे हिट नहीं करेगी, वो आएगी पहले लोड बैलेंसर पे एंड लोड बैलेंसर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अक्रॉस मल्टीपल वेब सर्वर्स। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आती है। लेकिन अगर हम देखें हमारा जो ट्रैफिक है, हमारा जो वेब टियर है, इतना पोर्शन ये तो स्केलेबल हो गया है। यहाँ पे अगर ट्रैफिक आएगा तो उसे हर लोड बैलेंसर संभाल लेगा, लेकिन अभी भी ये जो डेटाबेस है ना, ये सेंट्रल है, ये डेटाबेस सेंट्रल है। अब सिस्टम डिज़ाइन में यार एक रूल है जो हमेशा समझना, हमेशा ज़िंदगी भर याद करके रखना। अपना नाम भले ही भूल जाओ लेकिन ये रूल मत भूलना। ये रूल है कि पूरे सिस्टम डिज़ाइन में कोई भी चीज़ जब भी सेंट्रल हो जाती है वही चीज़ आके जाके बॉटलनेक क्रिएट करेगी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, पहले हमारा वेब सर्वर सिर्फ एक वेब सर्वर था, हमने शुरुआत की थी सिंगल सर्वर सिस्टम से। तब वहाँ पे सर्वर एक था यानी कि सेंट्रल था, तो हमने उसे स्केल किया था, मल्टीपल सर्वर्स में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी थी। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस समय डेटाबेस भी सेंट्रल है। डेटाबेस सेंट्रल है तो यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। तो अब हम यही देखेंगे कैसे इस डेटाबेस को हम स्केल करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस को स्केल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाई डेटाबेस रेप्लिकेशन इज़ हार्डर। डेटाबेस रेप्लिकेशन कह लो या फिर अभी रेप्लिकेशन को ना देख के यहाँ पे समझ लो कि डेटाबेस स्केलिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि वाई डेटाबेस स्केलिंग इज़ हार्डर। क्योंकि यार जो वेब टियर को जब हमने स्केल किया था हमने कुछ नहीं किया था, बस एक सर्वर को उठा के हमने मल्टीपल सर्वर्स लगा दिए थे, ऊपर लोड बैलेंसर लगा दिया था, हमारा वेब टियर स्केलेबल हो गया था। लेकिन ये आप ये सोचोगे कि भैया ऐसे ही करते हैं, वेब सर्वर जब रीड राइट रिक्वेस्ट भेजेगा तो हम एक और लोड बैलेंसर लगा देते हैं, डीबी भी मल्टीपल क्रिएट कर देते हैं, तो जब रीड राइट रिक्वेस्ट जाएंगी तो वो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, लो हो गया हमारा डेटाबेस पूरा स्केलेबल। लेकिन नहीं यार, डेटाबेस को हम इस तरह से स्केल नहीं कर सकते। इस तरह से क्यों नहीं कर सकते और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों है, और उस पर थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। देखो, वेब सर्वर्स को जब हमने स्केल किया था तो वो इजी इसलिए था क्योंकि जो वेब सर्वर्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं, वो कोई स्टेट अभी मैनेज करके नहीं चल रहे हैं। यहाँ तक अभी जितना हमने पढ़ा है अभी तक वो वेब सर्वर्स हमारे जो हैं वो स्टेट मैनेज करके नहीं रख रहे हैं। लेकिन यार डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में आपकी दो तरह की क्वेरीज होती हैं, रीड क्वेरीज और राइट क्वेरीज। राइट क्वेरीज के केस में हमेशा ये होता है कि पहले जो स्टेट थी राइट क्वेरी के बाद डेटाबेस की स्टेट चेंज हो चुकी होगी। अब क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज होती है तो डेटाबेस हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस स्टेटलेस नहीं स्टेटफुल होते हैं। स्टेटफुल होते हैं तो हम डायरेक्टली उन्हें स्केल नहीं कर देंगे क्योंकि यार स्टेट लॉस होने का भी खतरा है। तो एक इसी वजह से डेटाबेस स्केलिंग थोड़ी सी हार्ड होती है, बिट कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं यहाँ जो मैंने लिख रखा था कि ये रेप्लिकेशन शब्द का मतलब क्या होता है। रेप्लिकेशन शब्द का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़ है हमारे पास, हमने उसकी मल्टीपल सेम डिट्टो सेम कॉपीज क्रिएट कर दी, इन्हें हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब आप ये बोलोगे भैया एक जगह थी, हमने इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर दी, मतलब हमने इसके रेप्लिकास बना दिए, मतलब इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो यार हमने थोड़ी मेमोरी नहीं वेस्ट कर दी, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पर है, सेम चीज़ यहाँ पर है, सेम चीज़ यहाँ पर है, सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर एक ही जगह था तो सेम चीज़ हमने 4 बार क्यों क्रिएट कर दी, है ना। तो इसको हम आगे देखते हैं कि क्यों ये रिडंडेंसी या रेप्लिकेशन हमारे केस में ज़रूरी है डेटाबेस के केस में। देखो, जब हम डेटाबेस रेप्लिकेशन करने को जाते हैं तो एक बात तो मैंने ये आपको समझाई, क्योंकि डेटाबेसेस जो हमारे होते हैं वो स्टेटफुल होते हैं बिकॉज ऑफ राइट क्वेरीज, इसलिए डेटाबेस स्केलिंग थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। साथ ही साथ में डेटाबेस स्केलिंग करते समय हमें और भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि
जैसे कि हमारी जो डिस्क है उसकी इनपुट आउटपुट लिमिट क्या है ना। जो हमारा मेमोरी है, मेमोरी बफर, जो बफर हमारा बनता है उस बफर की लिमिट क्या है, हमारी नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी है, क्या राइट और रीड क्वेरीज हमारी नेटवर्क की बैंडविड्थ में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो भी पाएंगी या नहीं, हमारा लॉक कंटेंशन कैसे काम कर रहा है कि हम लॉकिंग अनलॉकिंग प्रोसेस कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो यार वेब सर्वर के केस में सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, लेकिन डेटाबेस के केस में सारी चीज़ें ज़रूरी होगी, क्योंकि इन चीज़ों को जब हम ध्यान रखेंगे ना तभी हमारा एक नॉर्मल सिस्टम थोड़ा सा प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम बनेगा। इसलिए क्या, क्योंकि यार इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस स्केलिंग थोड़ी सी हार्ड है। हमने समझ लिया डेटाबेस स्केलिंग करनी है हमें, डेटाबेस स्केलिंग के चैलेंजेस क्या हैं। अब समझते हैं कि डेटाबेस स्केलिंग कैसे होगी, उसका प्रोसेस क्या है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा था ये डीबी रेप्लिकेशन, ये क्या होता है। चलो, रेप्लिकेशन से पहले आपको एक चीज़ थोड़ी सी नोटिस करनी पड़ेगी, रीड वर्सेस राइट पैटर्न। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो। आप न्यूज़ फीड एप्लीकेशन चलाते हो, जो न्यूज़ स्क्रॉल करते हो, आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ई कॉमर्स में ब्राउजिंग करते हो। इन सब चीज़ों में कभी आपने नोटिस किया है, जो हम मेनली जो काम करते हैं हम सिर्फ ब्राउजिंग का काम करते हैं, हम कंज्यूम करने का काम करते हैं, यानी कि हम सिर्फ रीड का काम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें 90% रिक्वेस्ट सिर्फ रीड्स की ही होती हैं। लोग रीड ज़्यादा करते हैं बजाय पोस्ट करने के, है ना। तो इसलिए 90% रिक्वेस्ट रीड की ज़्यादा है। तो यार अगर हमारे पास हमारा एक सर्वर है, अगर उस पर रीड की रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, उस पर राइट की रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, लेकिन रीड की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि रीड की रिक्वेस्ट के लिए एक अलग ही सर्वर बना दें, एक मशीन अलग कर दें जिस पे सिर्फ रीड की रिक्वेस्ट जाएंगी और राइट की रिक्वेस्ट अलग सिस्टम पे जाएंगी। अब हमने कह दिया रीड की रिक्वेस्ट सारी इस पे जाओ, लेकिन राइट की रिक्वेस्ट अलग मशीन पे जाएगी। तो हमने क्या किया, जैसे हमने शुरू में किया था, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना सीखा था। यहाँ पे भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड ही करेंगे, हम रीड की रिक्वेस्ट अलग मशीन पे भेज देंगे, राइट की रिक्वेस्ट अलग मशीन पे भेज देंगे। तो यार हम वही करने वाले हैं, जो टोटल लोड है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रीड को अलग, राइट को अलग। पूरे सिस्टम डिज़ाइन में हम ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही खेल देखेंगे 90% केसेस में। तो आओ देखते हैं। अब रेप्लिकेशन के लिए ये एक बड़ा सा डायग्राम हमारे पास आता है, इसे देख कर डरना नहीं है, बहुत आसान है। देखो अभी मान लो हमारे पास सिर्फ ये जो था ना, ये हमारा वही डीबी था जो हमने ऊपर अभी देखा था, उसी को हम यहाँ पे उठा के ले आए हैं। अभी हमारे पास वेब सर्वर जो भी रीड की रिक्वेस्ट भेज रहा था वो भी इसी पे आ रही थी, जो भी राइट की रिक्वेस्ट भेज रहा था वो भी इसी पर आ रही थी। लेकिन हमने किया क्या, हमने कुछ छोटे छोटे डीबीज बनाए, और इन डीबीज में इसका सेम डेटा कॉपी कर दिया, और हमने वेब सर्वर्स को ये बोल दिया कि रीड की रिक्वेस्ट अब यहाँ ना जाके, रीड की रिक्वेस्ट अगर आपको भेजनी है तो वो सारी इन छोटे छोटे डीबीज पे आएंगी। हमने क्या किया, हमने अपना मेन डीबी पकड़ा, उनका डेटा इस छोटे वाले डीबी में कॉपी किया और रीड की सारी रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दी। अब जो हमारा मेन डीबी था, प्राइमरी डेटाबेस था, अब उस पर जाएंगी सिर्फ राइट की रिक्वेस्ट। तो क्या हुआ, इसका लोड थोड़ा कम हो गया। अब इसका लोड कम हो गया तो अब ये राइट की रिक्वेस्ट थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू फिर से समझते हैं। अपना प्राइमरी डीबी था, उसका डेटा कॉपी करके, उसकी जो भी करंट स्टेट थी उसको कॉपी करके हमने मल्टीपल छोटे छोटे डेटाबेसेस बना दिए। इन छोटे छोटे डेटाबेस को हम बोलते हैं रीड रेप्लिकास। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, और रीड रेप्लिकास हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ रीड की क्वेरीज को फुलफिल करेंगे। अब रीड की रिक्वेस्ट सारी इन मशीन्स पर जाएंगी, तो इन मशीन के पास राइट करने का कोई लोड नहीं है ना, और अपने प्राइमरी डेटा के पास रीड की क्वेरीज का कोई लोड नहीं है, क्योंकि रीड की क्वेरीज थी 90%, तो हमने अलग कर दिया और उनके लिए मल्टीपल डीबीज लगा दिए। आई थिंक आपको बात अब समझ में आती है। तो ये था ओवरव्यू कैसे रेप्लिकेशन काम करता है। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि क्या होगा। देखो सबसे पहले कोई राइट की क्वेरी आई हमारे वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर ने उसे रीडायरेक्ट कर दिया हमारे प्राइमरी डेटाबेस पर। अब प्राइमरी डेटाबेस जो भी काम करेगा, डेटाबेस में जो भी काम करेगा उसके लॉग्स जनरेट कर लेगा। अब मान लो कि इसे ये लिखना है, इस लाइन में लिखना है, इतना टाइम स्टैम्प पे लिखना है, क्या चेंज हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी इस लॉग्स में। अब होगा क्या, जैसे ही प्राइमरी डेटाबेस में राइट हो जाएगा वैसे ही ये लॉग हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इन छोटे छोटे रीड रेप्लिकास के पास, इनके पास हमने ट्रांसफ़र कर दिया।
अब ये जो रीड रेप्लिकाज हैं, ये भी ये जो सेम लॉग जो प्राइमरी डेटाबेस ने भेजा था, ये वो उस लॉग्स को पढ़ेंगे और सारे कमांड्स लाइन बाय लाइन डिट्टो सेम अपने आप में एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब जब ये भी सेम चीज़ें एग्जीक्यूट कर लेंगे तो अब जो इसकी स्टेट थी प्राइमरी डेटाबेस की, वही सेम स्टेट हो जाएगी इन रीड रेप्लिकास की, यानी कि इन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अब कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो अब हम चाहे यहाँ से रीड करते या फिर यहाँ से रीड करते, डेटा हमें सेम ही मिलने वाला था। इसलिए हमने सारी रीड रिक्वेस्ट अब भेज दी इन छोटे वाले रीड रेप्लिकास से, ताकि हम प्राइमरी डेटाबेस का लोड कम कर पाएँ। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी रेप्लिकेशन की। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, प्राइमरी डेटाबेस ने अपने लॉग्स एग्जीक्यूट करके अपना जो स्टेट है वो मेंटेन किया। अब सोचो कि टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे यहाँ से वो लॉग निकले, ये लॉग गए रीड रेप्लिका के पास, इस रीड रेप्लिका ने सारे लॉग्स एग्जीक्यूट किए और अपनी स्टेट भी अपडेट की। स्टेट अपडेट की, अब हो गया टाइम t सेकेंड्स। अब 0 से t सेकेंड्स का ये जो गैप हुआ है ना, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन लैग। इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन लैग, क्योंकि आप सोचो जो t सेकेंड से पहले, जैसे मान लो कि इसका राइट पूरा हो चुका है और अब इसके राइट पूरे होने में अभी t सेकेंड्स बाकी हैं, लेकिन इसी बीच में अगर कोई रीड रिक्वेस्ट आ गई है ना, तो रीड रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे, लेकिन लेटेस्ट जो राइट चेंजेस थे वो तो अभी तक यहाँ पे एग्जीक्यूट पूरी तरह से हो नहीं पाए हैं, तो हमारे यूज़र को मिलेगा स्टेल डेटा। स्टेल डेटा यानी कि पुराना डेटा, नया अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये रेप्लिकेशन लैग की। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम ये रेप्लिकेशन लैग को कम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि इस रेप्लिकेशन लैग को बहुत कम कर देगी, मिनिमाइज कर देगी, ताकि कंसिस्टेंसी हम देख पाएँ। ठीक है, तो बात समझ में हमें आ गई कि कैसे रेप्लिकेशन हमारा काम करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये रेप्लिकेशन करने से आखिर हमें फ़ायदा क्या हुआ। देखो, रीड थ्रूपुट इंक्रीजेस, जैसा कि हमने कहा ही था, अगर सिंगल मशीन रीड और राइट दोनों मैनेज करेगी तो उस पर लोड बढ़ जाएगा। तो अब हमने मशीन अलग कर दी, तो अब रीड के लिए एक सेपरेट मशीन है। अब रीड के लिए सेपरेट मशीन है तो रीड का जो थ्रूपुट है वो भी बढ़ गया है ना, मतलब लेटेंसी कम हो गई, फास्ट हो गई रीड क्वेरीज। ओके, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब जब रीड रेप्लिकास हमारे इजीली मेंटेनेबल होते हैं, अब जब हमारे ये जो रीड रेप्लिकास हैं, हम क्या करेंगे, अगर कोई बंदा मुंबई में बैठा है और वो अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, तो अगर वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है तो हम उसे किसी यूएस के सर्वर से डेटा थोड़ा ना ला के देंगे। हम उसका डेटा कुछ ऐसे करेंगे जो उसके नियरेस्ट पॉसिबल ज्योग्राफिकल लोकेशन है, हम वहाँ से उसकी रीड रिक्वेस्ट पूरी कर देंगे, क्योंकि वो मेनली रीड ही करेगा, राइट वो बहुत कम करेगा। इसलिए जो रीड वाले सर्वर्स हैं वो उसके पास रख दो, जिससे लेटेंसी कम हो जाए। बात समझ में आती है। प्राइमरी सीपीयू लोड रिड्यूसेस, बिल्कुल सही बात है। जो प्राइमरी डेटाबेस का जो सीपीयू था ना, इसका लोड भी कम हो गया क्योंकि रीड रिक्वेस्ट इससे अलग हो गई। तो यार ये तो थे प्रोडक्शन के बेनिफिट जो हमें समझ में आते हैं। अब आप ये सोचोगे कि भैया यार पहले तो सिर्फ एक ही डेटाबेस था, अब आपने 4 डेटाबेस कर दिए। फास्ट हो गया होगा, हम मानते हैं, लेकिन कॉस्ट तो बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो यार मैं कह रहा हूँ यार, सिस्टम डिज़ाइन है ये, स्केलिंग डजेंट रिमूव कॉस्ट। स्केलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कॉस्ट को रिमूव कर देंगे या कम करने का वादा ही करेंगे हमेशा। इट रिडिस्ट्रीब्यूट्स लोड स्मार्टली। हम ये देखेंगे कि हमारा यार यूज़र थोड़ा सुखी रहे। अगर यूज़र सुखी रहेगा तो पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। अब क्या इतना कुछ करने से, ये जो हमने पूरा आर्किटेक्चर बनाया है, क्या इतना सब करने से हमारा पूरा एप्लीकेशन स्केलेबल हो गया है? तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, आर रीड रेप्लिकास इनफ? क्या सिर्फ रीड रेप्लिकास बनाना इनफ है? राइट रेप्लिकास नहीं होने चाहिए, है ना? क्योंकि यार मैंने ये कहा था शुरुआत में कि जहाँ सिस्टम डिज़ाइन में जहाँ पर भी चीज़ें सेंट्रल होती हैं वहाँ पे बोटलनेक क्रिएट होता है। तो यार अगर ध्यान से देखो, चलो रीड के लिए तो हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस है, लेकिन राइट के लिए तो अभी एक ही सिंगल डेटाबेस है ना। तो ये सेंट्रल हो गया राइट रिक्वेस्ट के लिए। अब राइट रिक्वेस्ट के लिए सेंट्रल हो गया, तो राइट की रिक्वेस्ट जब फ्यूचर में बढ़ेगी तो यार यहाँ पे भी बोटलनेक क्रिएट होगा ना, यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे आगे की वीडियोज़ में कि कैसे ऐसा संभालेंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इफ राइट लोड इंक्रीजेज? वही जो अभी बात की, अगर राइट का लोड बढ़ गया तो सिर्फ सिंगल डेटाबेस है, दिक्कत आ जाएगी। एंड इज इट नेसेसरी फॉर एवरी रीड रिक्वेस्ट टू हिट द डीबी? अब यहाँ से जितनी भी रीड रिक्वेस्ट आ रही हैं, क्या ये ज़रूरी है कि यार वो सारी रिक्वेस्ट हमारे डीबी को हिट करें ही करें? कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ फ्रिक्वेंट जो हमारी
रीड रिक्वेस्ट हैं उसे हम मेमोरी लेयर के अंदर ही डाल दें ताकि हमें डीबी तक जाना ही ना पड़े। अगर हमें डीबी तक जाना ही नहीं पड़ेगा तो एक तो लेटेंसी कम हो जाएगी, लेटेंसी कम होगी, और दूसरा जो डीबी के हिट्स करने में जो कॉस्ट जाती है वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। अब इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्केलिंग समझना पड़ेगा। तो अगर आप सीरियसली स्केलिंग समझना चाहते हैं तो यार नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे थे कोड स्कूल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।